ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो प्रश्न पूछ क्या रहा है कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेंगी, तो आंसर होगा जॉर्जिया मेलोनी। तो इटली में कट्टर दक्षिणपंथी नेता हैं ये जॉर्जिया मेलोनी, जिन्होंने अभी चुनाव जीत लिया और अब वे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी इटली की। क्या नाम है? जॉर्जिया मेलोनी। तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो गया। अभी आपको याद है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? कैटलिन नोवाक। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? सामिया सुलूहू हसन। और स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? मैग्डलेना एंडरसन। और अब आप कहोगे इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेंगी, तो आंसर होगा जॉर्जिया मेलोनी। इटली जिसकी कैपिटल रोम है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिलेगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिलेगा, करेंसी इसकी यूरो होती है। आपको अभी याद है भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी? द्रौपदी मुर्मू। और इटली से आपको याद आएगा इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क ये कहाँ पे शुरू किया था, तो आंसर होगा गुजरात में। और हमारे जो 7 वंडर्स हैं उसमें से एक इटली में भी है, जिसे क्या कहते हैं? कोलेसियम। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना, बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी किसे भारतीय राष्ट्र भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने फिर से किसे अपना एमडी सीईओ बनाया है, तो आंसर होगा दिलीप असबे को। तो अभी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने दिलीप असबे को 5 साल के लिए कंपनी के एमडी सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया, रीअपॉइंट हो गई है। दिलीप असबे ये पहली बार जनवरी 2018 में एनपीसीआई के एमडी सीईओ बने थे। एनपीसीआई ये भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्र संगठन है। अच्छा, एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी टेलीकॉम कंपनी यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली कंपनी बनी थी? यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसका उत्तर क्या होगा? जियो। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना था, तो आंसर होगा नेपाल। आप जानते हो अभी आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल कौन बने, तो आंसर होगा राजीव बहल। अभी एशिया पाम ऑयल अलायंस के पहले अध्यक्ष कौन बने, तो आंसर होगा अतुल चतुर्वेदी। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने दिलीप तिर्की। और अब आपको बताना है कि अभी ईएसआईसी मतलब एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक किसे बनाया गया, तो आंसर होगा राजेंद्र कुमार को। तो ये आप याद रखना। बाकी आप जानते हो अभी डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन बने थे? समीर वी कामत बने थे। अभी हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके सचिव बने थे राजेश वर्मा। और वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट बने थे इंदरमेत गिल। ये नाम भी अभी चर्चा में थे, ध्यान रखना, बढ़ते आगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो प्रश्न पूछ क्या रहा है कि सितंबर 2022 में भारत के सीडीएस कौन बने हैं? सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो आंसर होगा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। आप सभी जानते हो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? बिपिन रावत जी थे, लेकिन हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया था। तो उनके निधन के 9 महीने बाद भारत सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगला सीडीएस नियुक्त किया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा वे भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग में सचिव के तौर पर भी काम करेंगे। कौन? ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इसी तरह से एक लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम का नाम भी याद रखना, क्योंकि अभी साउथ सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर के रूप में अभी इनको नियुक्त किया गया था, तो इनका नाम न्यूज में था। मनोज पांडे जी को आप जानते हो, हमारे आर्मी चीफ हैं ये। और सुनील लांबा ये हमारे पूर्व नौसेना प्रमुख हुआ करते थे, अभी इनका नाम न्यूज में था। अभी सिंगापुर में मेधावी सेवा पदक से इनको सम्मानित किया गया। वैसे वर्तमान में हमारे नौसेना प्रमुख नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार है। नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। और एयर चीफ मार्शल हमारे अभी विवेक राम चौधरी है। और एयरफोर्स डे हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। आर्मी चीफ आपने कहा मनोज पांडे हैं। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं। और हमने कहा था हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत जी। इनका नाम भी अभी न्यूज में था। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में एक सैन्य शिविर का नाम उनके नाम पे रखा गया। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जो सैनिक स्कूल है उसका नाम भी उनके नाम पे रखा गया था। तो ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में कौन भारतीय डेटा परिषद के नए सीईओ बन गए? तो आंसर होगा विनायक गोडसे।
तो नेस्कॉम के द्वारा स्थापित एक प्रमुख उद्योग संगठन है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं विनायक गोडसे, लेकिन अभी उनको प्रमोट करके संगठन का सीईओ बनाया गया है। वे राम वेदश्री का स्थान लेंगे। अच्छा, नेस्कॉम की बात हुई है ना, आपसे दो प्रश्न पूछूंगा। एक तो नेस्कॉम के वर्तमान में अध्यक्ष अभी कौन बने थे, और नेस्कॉम के पहले अध्यक्ष का नाम क्या है। इनका नाम मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि इनका नाम न्यूज में था, कई बार मैंने बताया। इन्होंने एक बुक लिखी है अभी, द मैवरिक इफेक्ट नाम से, तो उनका नाम आप बताओ। बाकी रेल टेल के सीएमडी बने थे अभी संजय कुमार। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने दिलीप तिर्की, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष आप जानते ही हो, सिंगापुर के टी राजा कुमार बने। याद रखना ये। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है अभी हाल ही में सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो आंसर होगा मोहम्मद बिन सलमान। तो सऊदी अरब में किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटे और वारिस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। और उसी के साथ किंग सलमान ने अपने दूसरे बेटे प्रिंस खालिद को रक्षा मंत्री बनाया है। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद होती है, करेंसी सऊदी रियाल है। और सऊदी अरब से एक प्रश्न आपको याद आएगा कि दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी ये बनाई जाएगी सऊदी अरब में ही। उस सिटी का नाम क्या है? द लाइन। पढ़ा था हम लोगों ने। ये लाइन की तरह होगी, यानी कि चौड़ाई में तो बहुत कम होगी लेकिन लंबाई में बहुत लंबी है। ये लगभग 170 किलोमीटर। बाकी आप जानते हो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात के नए प्रेसिडेंट बने कौन? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान। और यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ये भी याद रखना आप। बढ़ते हैं आगे। चलो अब बताओ, बेकरी फूड्स कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्री ने किसे अपना सीईओ बनाया है? तो आंसर होगा रजनीत कोहली को। तो एफएमसीजी कंपनी है ब्रिटानिया, इसने अभी रजनीत कोहली को अपना नया सीईओ बनाया है। ब्रिटानिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बंगलुरु में। इसकी स्थापना 1892 में हो चुकी है। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बंगलुरु में। आप जानते हो अभी ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके नए डायरेक्टर जनरल महानिदेशक बने डॉक्टर राजीव बहल। और अभी एम्स दिल्ली के नए डायरेक्टर कौन बने? डॉक्टर M श्रीनिवास। आप जानते हो SBI जनरल इंश्योरेंस के अभी नए अध्यक्ष बने थे कौन? पारितोष त्रिपाठी। तो ये भी नाम याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि 1 अक्टूबर 2022 से भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल ये कौन बने? तो आंसर होगा R वेंकटरमणि। तो 1 अक्टूबर 2022 से भारत के 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल बने R वेंकटरमणि। और किनकी जगह? के वेणुगोपाल की जगह, जिनका कार्यकाल अभी 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो गया। आपको याद होगा इसी तरह का प्रश्न अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे नए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के बाद जो नए बनेंगे वो कौन होंगे? मुकुल रोहतगी होंगे। एक्चुअली में सरकार बनाना तो मुकुल रोहतगी को ही चाहती थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि भैया मुझे नहीं बनना। तो अब आपको याद रखना है हमारे नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? R वेंकटरमणि। देखो, इस तरह का प्रश्न अगर एग्जाम में आता है ना, तो एग्जामिनर को भी पता है कि उसको पहला ही ऑप्शन क्या डालना है। वो पहला ही ऑप्शन मुकुल रोहतगी डालेगा, देखना। तो उसको अब माइंड से निकाल देना है और नया नाम याद रखना है R वेंकटरमणि। अटॉर्नी जनरल ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, यानी कि हाई लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री आप बोल सकते हो। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। इनके बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? आर्टिकल 76 में। बाकी आप जानते हो अभी भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और पहले CDS कौन थे? बिपिन रावत। अभी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने दिलीप तिर्की। और कर्मचारी राज्य बीमा निगम एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नए महानिदेशक कौन बने? राजेंद्र कुमार बने। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो अब बताओ, विश्व नदी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 सितंबर को। तो हर साल सितंबर के चौथे रविवार को दुनिया भर के देश विश्व नदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस बार ये हमने 25 सितंबर को मनाया। उद्देश्य क्या है? नदियों के महत्व और जलवायु परिवर्तन से नदियों के लिए बढ़ते खतरे के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। और पूछोगे इस बार की थीम क्या है? तो जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप आंसर कर दोगे गंगा नदी।
और दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी से आपको याद आएगा दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो आंसर होगा गोदावरी को। और वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, ये भी कहते हैं गोदावरी को। अच्छा, ये तो हमने भारत में बात कर ली। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अफ्रीका की नील नदी है। और एशिया की सबसे लंबी यांगत्सी नदी है, ये आपको मिलेगी चाइना में। आपको याद है अभी नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो आंसर होगा असम। अब एक और प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, करंट अफेयर्स का है, कि अभी बिहार में किस नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध जिसका नाम है गयाजी बांध, इसका उद्घाटन किया गया, तो कौन सी नदी पे, तो आंसर होगा फल्गु नदी। चलो बताओ, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 25 सितंबर को। तो हर साल दुनिया भर में 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। तो जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे कुछ दवाइयां लिख कर देता है, जिन्हें लेने के लिए आपको फार्मासिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो इन्हीं फार्मेसियों पर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। और 25 सितंबर को ही क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इसकी स्थापना होती है 25 सितंबर 1912 को, इसीलिए 25 सितंबर। अच्छा, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेग नीदरलैंड में है, जहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट का भी है। और इसका आदर्श वाक्य मोटो भी है कि दुनिया भर में फार्मेसी को आगे बढ़ाना। सीईओ इसके डॉक्टर कैथरीन दुग्गन है। अच्छा, इसकी थीम भी है, थीम क्या है, फार्मासिस्ट यूनाइटेड इन एक्शन। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी विश्व गोरिल्ला दिवस कब मनाया, तो ये हमने 24 सितंबर को मनाया। हर साल दुनिया भर में 24 सितंबर को विश्व गोरिल्ला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर के लोगों को गोरिल्ला के विषय में और अधिक जानने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही ये भी निर्धारित करता है कि आम लोग गोरिल्ला की रक्षा के लिए किस तरह से योगदान दे सकते हैं। तो गोरिल्ला दिवस 24 सितंबर को। तो देखो, ये प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि विश्व पर्यटन दिवस अभी कब मनाया गया, तो आंसर होगा 27 सितंबर को। तो हर साल 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और बात करें अगर 2022 में इसका मेजबान देश कौन है, होस्ट कंट्री, तो आंसर होगा इंडोनेशिया। आपको पता है इंडोनेशिया क्यों न्यूज में है, क्योंकि 2022 में G20 की अध्यक्षता इसी के पास है। अगले पास भले ही हमारे पास होगी, लेकिन इस साल तो इसी के पास है। बात करें अगर इस बार की थीम क्या है, तो आंसर होगा रीथिंकिंग टूरिज्म। ये तो बात हो गई वर्ल्ड टूरिज्म डे की, जो आप 27 सितंबर को मना रहे हो। अगर हम पूछें कि नेशनल टूरिज्म डे कब मनाते हैं, तो आपका आंसर होगा 25 जनवरी को। और आप कहोगे कि 25 जनवरी को तो एक और दिन सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल वोटर्स डे। आपको पता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मैड्रिड स्पेन में है। और टूरिज्म यानी कि पर्यटन से आपको याद आएगा एक प्रश्न कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किसे अपनी सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया था, कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल घोषित किया 2022-23 के लिए, तो आंसर होगा वाराणसी को। और अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 को जारी किया था, उसमें भारत 54 नंबर पे था और टॉप पे कौन था, जापान। तो अब बताओ, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 26 सितंबर को। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे ये हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये दिन दुनिया भर में पर्यावरणीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। बात करें थीम क्या है इस बार की, स्ट्रेंथनिंग एनवायरमेंटल हेल्थ सिस्टम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये तो बात हो गई पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की। अगर मैं पूछूं पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को मनाते हैं। और स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे, तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। और आप जानते हो अभी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक आया था, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें भारत सबसे लास्ट पे था 180वें नंबर पे, और टॉप पे कौन था, डेनमार्क। वैसे हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव है। ये ध्यान रखना आप, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 28 सितंबर को। तो हर साल 28 सितंबर को ये वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन इस वायरल बीमारी के प्रभाव और इसे रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, 28 फरवरी को क्यों मनाते हैं, तो लुई पास्चर की पुण्यतिथि होती है इस दिन।
उन्होंने पहली बार रेबीज की वैक्सीन विकसित की थी। और बात करें इस बार की थीम क्या है, रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ। पहली बार हमने इसको 2007 में मनाया था। और आप जानते हो अब मैं आपसे क्या प्रश्न पूछूंगा या आपके जहन में क्या प्रश्न आ रहा होगा कि रेबीज मुक्त होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना। तो आप सबको पता है आंसर होगा इसका गोवा। फिर आप बताओ अभी विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया, वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को। तो हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, हृदय रोगों के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। क्योंकि हर साल दुनिया भर में लाखों लोग हृदय रोग से मर जाते हैं। तो इसके माध्यम से लोगों को यह बताया जाता है कि हृदय रोग से कैसे बचा जा सकता है। इसे पहली बार सन 2000 में मनाया गया था। लेकिन बात करें इस बार की थीम क्या है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थीम इंपॉर्टेंट है, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि अभी विश्व समुद्र दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 29 सितंबर को। तो ये वर्ल्ड मैरीटाइम डे है, ये हर साल सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। तो इस साल हम इसे 29 सितंबर को मना रहे हैं। अच्छा, इस बार की थीम क्या है, हरित नौवहन के लिए नई तकनीकें, न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर शिपिंग। अच्छा, ये तो हो गया वर्ल्ड मैरीटाइम डे। आप कहोगे एक नेशनल मैरीटाइम डे भी होता होगा भारत में, समुद्र दिवस हम मनाते होंगे, राष्ट्र समुद्र दिवस। वो कब मनाते हैं, 5 अप्रैल को मनाते हैं। और एक वर्ल्ड ओशियन डे भी होता है, विश्व महासागर दिवस, वो होता है 8 जून को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ये कहां पे बनाया जा रहा है, तो आंसर क्या होगा, लुथल गुजरात में। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया इंटरनेशनल सी फूड, इसका आयोजन कब हुआ था, 2022 की बात कर रहा हूं, तो आंसर होगा कोलकाता में। ये इसका 23वां संस्करण था। अब अगर मैं आपसे पूछूं 2023 में ये कहां पर होगा, तो इसका उत्तर आप लोग दोगे। और अगर आपने इसका उत्तर नहीं दिया तो कल के रिवीजन वाली क्लास में मैं इसका उत्तर आपको दूंगा, क्योंकि वहां पे कराने वाला हूं ये प्रश्न मैं आपको, क्योंकि अच्छा प्रश्न है ये। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भारत के पहले समुद्री संग्रहालय की स्थापना ये कहां पे होगी, तो आंसर होगा गुजरात में। और याद रखना, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने, जी अशोक कुमार बने। फिर बताइए अभी अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस हम लोगों ने कब मनाया, तो आंसर होगा 30 सितंबर को। तो हर साल 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है, अ वर्ल्ड विद आउट बैरियर। और इस बार की थीम क्या है, अ वर्ल्ड विद आउट बैरियर। अच्छा, 30 सितंबर को ही हम ये दिन क्यों मनाते हैं, क्योंकि 30 सितंबर को सेंट जेरोम की पुण्यतिथि होती है। वे बाइबल के अनुवादक थे, जिन्हें अनुवादकों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है। तो उनकी याद में ही इस खास दिन को मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे भी एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड। आपको ये तो याद है ना, गीतांजलि ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था इस बार का, उनकी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि गीतांजलि को ही नहीं, इनकी बुक की जो ट्रांसलेटर हैं उनको भी ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था। तो ये दोनों नाम आप याद रखना। अब क्या आप मुझे बता सकते हो उन ट्रांसलेटर का नाम क्या है? चलो, ये प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क प्रश्न रखता हूं, आप बताओ इसका उत्तर क्या होगा। हम बढ़ते हैं आगे। फिर आपको बताना है अभी हाल ही में किसे पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया, तो आंसर होगा सुएला ब्रेवरमैन को। और इनका नाम अभी आपने अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन में पढ़ा होगा। भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह सचिव बनी है ये सुएला ब्रेवरमैन। और अभी इन्हीं को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में चुना गया। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक तो इनका नाम अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन में आ गया और अब अवार्ड वाले सेक्शन में भी आ गया। 2 बार आप पढ़ रहे हो इनका नाम। और उन्हें ये जो पुरस्कार है ये लंदन में एशियन अचीवर्स अवार्ड्स 2022 समारोह में दिया जाएगा। इन पुरस्कारों की स्थापना सन 2000 में दक्षिण एशियाई लोगों को ब्रिटेन में उनके महान उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने के लिए की गई थी। सुएला ब्रेवरमैन ये 2020 और 2022 के बीच में पहले अटॉर्नी जनरल के रूप में भी काम किया इन्होंने। और अभी जब यूके की नई प्रधानमंत्री बनी लिज ट्रस, उन्होंने सुएला ब्रेवरमैन को अपने गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया था। आप जानते हो कौशिक राजशेखर का नाम 2022 का वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार ग्लोबल एनर्जी प्राइज मिला था इनको। और रसेल नदजेबेट वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड मिला था। कैमरून कार्यकर्ता हैं ये।
और आप जानते हो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022, वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 का किसने जीता? सिंथिया रोसेंजवेग ने। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये प्रश्न। बढ़ते आगे। अब आपको बताना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो आंसर होगा आशा पारेख को। तो दिग्गज अभिनेत्री हैं आशा पारेख, जिनको साल 2022 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और ये कौन से नंबर का है? 52वें, 52 नंबर का है ये। तो आशा पारेख, उन्हें 1992 में सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और अब मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। आशा पारेख की बात करें, इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म आसमान से की थी 1952 में। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से 2 पॉइंट याद रखना। आप जानते हो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है ये स्थापित कब किया गया था? 1969 में। और पहली प्राप्तकर्ता कौन थी इसकी? देविका रानी थी। अभी पिछला वाला 2000 मिला था किसे? रजनीकांत को। और 2016 किसे मिलेगा? आशा पारेख को। ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, सितंबर 2022 में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश ये देश में स्वास्थ्य सेवाओं में सर्वाधिक सुधार करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इसके अलावा करीब 2 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता खोलने वाला ये देश का दूसरा राज्य भी बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के बारे में। एक तो याद रखना इसकी शुरुआत कब होती है और कहां से इसको लॉन्च किया गया था। शुरुआत होती है इसकी 23 सितंबर 2018 को। कहां से शुरुआत हुई? रांची, झारखंड से। ये एक स्वास्थ्य बीमा कवर स्कीम है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को साल में 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस हवाई अड्डे को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कोचीन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो याद रखना भी, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। और इस पुरस्कार को वैश्विक विमानन क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में संचालित हवाई अड्डों की 5 से लेकर 15 मिलियन यात्री श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है। और ये पुरस्कार मिशन सेफ गार्डिंग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दिया गया है, जिसने महामारी के बाद निर्बाध यातायात और यात्रियों की संतुष्टि को सुनिश्चित किया है। आप जानते हो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित यानी कि सोलर एनर्जी से चलने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना था। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। और कोचीन से एक प्रश्न मैं आपको और बताता हूं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ना कि भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत कौन बनाएगा, तो आंसर होगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है, तो आंसर करना INS विक्रांत है। और अगर पूछे इसको किसने बनाया, तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। ये दोनों प्रश्न अभी करंट अफेयर्स के हैं और इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी आप जानते हो जो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना था। जो लद्दाख में लेह हवाई अड्डा है, ये देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बना था। और हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पहले तो ये बताओ ये है कहाँ पे? ये कतर में है। और अभी इसे लगातार दूसरे साल विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया था। कहाँ पे? स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में। और यहीं पे बंगलुरु का जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको भारत और दक्षिण एशिया में बेहतरीन क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया था। आपको याद होना चाहिए, अभी अरुणाचल प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया? बताओ क्या रखा गया? तो आंसर होगा डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया। ये नाम याद रखना। वैसे हमारे विमानन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ध्यान रखना ये सब। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर ने 2022 में सर्वश्रेष्ठ भारत में पर्यटन स्थल का नागरिक प्रबंधन पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा इंदौर। तो अभी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने भारत में
पर्यटन स्थल के नागरिक प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 में मध्य प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में 8 पुरस्कार मिले हैं, जबकि उज्जैन को स्वच्छ पर्यटन स्थल पश्चिमी क्षेत्र का पुरस्कार मिला है। अभी आप जानते हो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे हमने मनाया था कब? 25 जनवरी को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारत का पहला वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा बना था, तो आंसर होगा इंदौर। इंदौर में आपको पाताल पानी रेलवे स्टेशन मिलेगा, जिसका नाम बदल के ट्राइबल आइकॉन तात्या भील के नाम पर रखा गया था। आप जानते हो अगले साल 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये कहाँ पे होगा? इसका आयोजन किया जाएगा इंदौर में। और याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बना था इंदौर। तो इस कारण से ये न्यूज में था। कौन? इंदौर। बढ़ते आगे। चलो, अब आपको बताना है कि किसे 2021 का लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है, तो आंसर होगा कुमार सानू को। तो ये जो लता मंगेशकर पुरस्कार है ये उनकी जयंती को यानी कि अभी 28 सितंबर को उनके जन्म स्थान इंदौर में दिया गया। अब यहाँ पे याद रखना 3 सालों के मैं आपको बता रहा हूँ। 2019 का तो शैलेंद्र सिंह को, 2021 का कुमार सानू को, जबकि आनंद मिलिंद को जिन्होंने 200 से ज़्यादा फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया, उन्हें 2020 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है। तो ये पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के द्वारा हर साल संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए तो पुरस्कार राशि के रूप में और एक सर्टिफिकेट मिलता है। पहली बार ये जो पुरस्कार है ये नौशाद, किशोर कुमार और आशा भोसले को दिया गया था। और लता मंगेशकर जी से 2-3 प्रश्न आपको याद रखने हैं, जैसे कि पहला लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार ये किसको मिला? मंत्री नरेंद्र मोदी। अभी लता मंगेशकर जी के नाम पे संगीत अकादमी और एक संग्रहालय कहाँ पे बनेगा? इंदौर में। और अभी कल ही पढ़ा है हमने, अयोध्या में एक घाट क्रॉसिंग का नाम यानी कि एक चौराहे का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है। इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला था सन 2001 में, और 2007 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। ये पॉइंट भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 में लेवर कप किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आंसर होगा लंदन में। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसको किसने जीता, तो टीम वर्ल्ड ने इसको जीता है। किसको हरा करके? टीम यूरोप को हरा करके। और टीम वर्ल्ड ने पहली बार लेवर कप को जीता है। देखो, लेवर कप का संबंध किससे है ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आंसर करना टेनिस से। तो टीम वर्ल्ड के फ्रांसिस टियाफोए और फेलिक्स ऑगर ने प्रतियोगिता जीतने के लिए टीम यूरोप के स्टेफानोस सिसिपास और नोवाक जोकोविच को हराया। लेवर कप ये टीम यूरोप और टीम वर्ल्ड के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय इंडोर हार्ड कोर्ट प्रतियोगिता है। इसमें यूरोप के अलावा सभी महाद्वीप के खिलाड़ी टीम वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। और बात करें ये इस बार कौन सा संस्करण है, इसका 5वां संस्करण है। टेनिस से आपको याद आएगा, अभी रॉजर फेडरर ने कहा था कि लेवर कप के बाद वो संन्यास ले लेंगे। सेरेना विलियम्स ने अभी संन्यास ले लिया। एशले बार्टी ने इस साल के स्टार्टिंग में संन्यास ले लिया था। और भारतीय टेनिस प्लेयर है सानिया मिर्जा, उन्होंने कहा था इस साल के एंड में वो संन्यास ले लेंगी। अब टेनिस की बात है तो आपको बताएं, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जो अभी हो चुके हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। यहां से प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके एग्जाम में। तो एक बार हम देखते हैं कि कौन कौन सा ग्रैंड स्लैम वुमेन सिंगल टाइटल और मेन सिंगल टाइटल ये किस किस ने जीता। तो देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल टाइटल जीता था राफेल नडाल ने। राफेल नडाल कहाँ से हैं? ये स्पेन से हैं। और वुमेन सिंगल टाइटल ये एशले बार्टी ने जीता था, वो ऑस्ट्रेलिया की, संन्यास ले लिया हमने कहा। फिर वो था फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मेन सिंगल टाइटल राफेल नडाल ने जीता था, ये स्पेन के, आपको पता है। याद रखना, किंग ऑफ क्ले कोर्ट इनको कहा जाता है। इसमें वुमेन सिंगल टाइटल ईगा स्विटेक ने जीता, ये पोलैंड की है। और विंबलडन ओपन की बात करें तो इसमें मेन सिंगल टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता, वो सर्बिया के हैं। और वुमेन सिंगल टाइटल जीता एलेना रिबाकिना ने, ये कजाकिस्तान की है। फिर हुआ यूएस ओपन। यूएस ओपन में मेन सिंगल, अच्छा चलो एक काम करते हैं, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न रखते हैं।
आपको बताना है इसका मेन सिंगल और वुमेन सिंगल किसने जीता। बाकी टेनिस के लिए एक डे भी होता है, वर्ल्ड टेनिस डे, वो 7 मार्च को मनाते हैं। एक्चुअली में मार्च के पहले सोमवार को मनाते हैं, तो इस बार हमने 7 मार्च को मनाया। साथ में स्टैटिक प्रश्न भी याद रखो, यहाँ से बन जाता है कभी कभार कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये तो हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे होता है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं। चलो अब बताओ, सितंबर 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने संन्यास ले लिया। तो आंसर होगा झूलन गोस्वामी। तो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर हैं ये झूलन गोस्वामी। अभी इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इन्हें चकदा एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो झूलन गोस्वामी ये चकदा एक्सप्रेस के नाम से मशहूर हैं। झूलन गोस्वामी ये दुनिया की सबसे तेज गेंदबाज और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज है। इनके नाम वुमेन्स वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी है, लेकिन अभी इन्होंने संन्यास ले लिया। इसी तरह से आपको याद होगा कुछ समय पहले रुमेली धर ने और मिताली राज, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था। अच्छा, झूलन गोस्वामी से याद रखना, वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली ये दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी थी। आपको एक ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर का नाम याद होगा, लिसा स्टालेकर। अभी इनका नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ये, तो उनका नाम भी याद रखना। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, इस साल जो आपके वुमेन्स वर्ल्ड कप हुए थे न्यूजीलैंड में, आपको बताना है उसे किसने जीता, किसको हरा करके जीता। वैसे आप सबको पता होगा, लेकिन नहीं पता तो मैं आपको हिंट दे देता हूं। हिंट से क्या होगा, चीजों को आप कोरिलेट कर पाओगे बड़ी आसानी से। जैसे कि मैंने हिंट दिया आपको, इस बार का जो कॉमनवेल्थ गेम्स था 2022 वाला, जो कि 22वां संस्करण था, जिसमें हमने 22 गोल्ड जीते थे। भारत तो चौथे स्थान पे रहा था, उसमें जो पहले स्थान पे रहा था ना, वही देश आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी पहले स्थान पे रहा, यानी कि वो विनर रहा था। बताओ, अब हम बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है, अभी सितंबर 2022 में दलीप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता। तो आंसर होगा वेस्ट जोन ने। पहली बात करते हैं कि दलीप ट्रॉफी 2022 का आयोजन ये कहां पे किया गया। तो आंसर होगा कोयम्बटूर में। किसने जीता? अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व वाले वेस्ट जोन ने जीता है। किसको हराया? साउथ जोन को हराया। और इसमें यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता है। वहीं जयदेव उनादकट ने प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया। दलीप ट्रॉफी, इसका संबंध क्रिकेट से है। इसका पहला संस्करण 1961-62 में खेला गया था। ये तो हमने दलीप ट्रॉफी की बात कर ली। इससे पहले हमने रणजी ट्रॉफी के बारे में पढ़ा था। उसको किसने जीता था? मध्य प्रदेश ने मुंबई को हरा करके। एक संतोष ट्रॉफी भी आपको याद होगा, लेकिन याद रखना संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। इस बार इसका 75 नंबर का संस्करण हुआ, जिसको केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल को हरा करके। इस साल के जो आईपीएल हुए थे, जो कि उसका 15वां संस्करण था, गुजरात टाइटंस ने जीता। पहली बार नई टीम बनी है ये, और इसी ने इसको जीत लिया। किसको हराया? राजस्थान रॉयल को। तो ये पॉइंट्स याद रखना। आप बढ़ते आगे। चलो अब बताओ, अभी किस मंत्रालय ने देश भर के गांव में चयनित कुओं के जल स्तर को मापने के लिए एक जलदूत एप्लीकेशन बनाया। तो आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश भर के गांवों में चयनित कुओं के जल स्तर को मापने के लिए एक जलदूत नाम से एप्लीकेशन को बनाया है। ये ग्राम रोजगार सहायक को साल में 2 बार, मानसून से पहले और मानसून के बाद, जल स्तर को मापने में सक्षम बनाएगा। और ये पंचायतों को सही जानकारी देगा, जिसका उपयोग बाद में कार्यों के बेहतर योजना बनाने के लिए किया जा सकता है। अच्छा, ये तो जलदूत है। एक मेघदूत आपने सुना होगा, जो कि एक मशीन है, जो कि हवा से पानी बनाने की मशीन है। अभी इसे 6 रेलवे स्टेशनों पर स्थापित किया गया था। अच्छा, जल से आपको याद आएगा जल जीवन मिशन। ये कब लॉन्च हुआ? 2019 में, जिसका उद्देश्य क्या है? 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। और वर्ल्ड वाटर डे होता है 22 मार्च को। आपको याद है, अभी मध्य प्रदेश का बुरहानपुर ये बना है देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला। और हर घर जल वाला पहला प्रमाणित राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा गोवा। और अभी भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना? तो आंसर होगा अंडमान निकोबार। आपसे पूछा जाए कि अभी
24 घंटे सातों दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा है? तो आंसर होगा उड़ीसा का पुरी है। और जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बना था? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। और आपको याद हो तो तीसरे राष्ट्र जल पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला था उत्तर प्रदेश को, जबकि सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर टॉप पर रहा था। तो कम से कम इतने पॉइंट्स तो आपको याद होने ही चाहिए। हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी सितंबर 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने किस नाम से एक भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा साइन लर्न। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री हैं प्रतिभा भौमिक। अभी आप जानते हो हमने अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया था और इसी मौके पर उन्होंने साइन लर्न नाम से एक इंडियन साइन लैंग्वेज शब्दकोश मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। ये भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश पर आधारित है, जिसमें 10,000 शब्द शामिल हैं। उद्देश्य क्या है इसका? इंडियन साइन लैंग्वेज शब्दकोश को जनता के लिए आसानी से उपलब्ध करवाना। अभी हमने कब मनाया था ये साइन लैंग्वेज डे? 23 सितंबर को मनाया था। और आप बताओ, हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ये किसके पास है? वीरेंद्र कुमार के पास। और इसी मिनिस्ट्री ने प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और इसी मंत्रालय ने तपस नाम से एक ई स्टडी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। और इसी मंत्रालय ने स्माइल पहल भी शुरू की है। और इसी मंत्रालय ने बुजुर्गों के लिए सेज पोर्टल भी शुरू किया था। ये भी पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 में किसने ऑपरेशन मेघ चक्र अभियान चलाया? तो आंसर होगा सीबीआई ने। तो अभी भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई ने ऑपरेशन मेघ चक्र अभियान को शुरू किया। और ये अभियान किसके लिए चलाया गया? तो देश में लगातार बढ़ रहे चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी के खिलाफ है यह अभियान। तो इसके तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से संबंधित मामलों में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 56 स्थानों की तलाशी ली है। सीबीआई के इस ऑपरेशन का नाम क्लाउड स्टोरेज से लिया गया, जिसके जरिए बाल यौन शोषण सामग्री का ऑनलाइन प्रसार और वितरण किया जाता है। इससे पहले आपको बता दूं, पिछले साल नवंबर 2021 में सीबीआई ने ऑपरेशन कार्बन भी चलाया था। वो भी इसी के लिए था अभियान भी। सीबीआई मतलब क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना होती है 1963 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और डायरेक्टर जनरल हैं सुबोध कुमार जायसवाल। अच्छा, एक ऑपरेशन गंगा याद है आपको? क्यों चलाया गया था? तो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया था ऑपरेशन गंगा। और अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। ये भी याद रखना। इसी तरह से आपको याद होगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन आहत शुरू किया था मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए। भारतीय रेलवे ने मिशन अमानत शुरू किया था रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करके उन्हें वापस लौटाने के लिए। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया। ये योजना कब शुरू हुई थी? तो आंसर होगा 2020 में। तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक 3 महीने की अवधि के लिए और बढ़ा दिया। तो इस फैसले से 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इसे मार्च 2020 में शुरू किया गया था और इस योजना पर अब तक 3,45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें राशन कार्ड रखने वाले हर परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल मिलती है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या था? भारत के सबसे गरीब नागरिक को भी खाना खिलाना है। अच्छा, इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री किसान योजना, यहाँ पे किसान का मतलब हो गया कृषक सम्मान निधि योजना, ये कब शुरू हुई थी? 24 फरवरी 2019 को। कहाँ से? गोरखपुर यूपी से। इसमें आपको बताया किसान को साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये करके 3 किस्त दी जाती है, टोटल 6,000 रुपये हो जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, ये शुरू हुई थी 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से? रांची झारखंड से। इसमें 5 लाख रुपए प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। और अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए ना, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है
कि इस योजना में 100% परिवारों को शामिल करने वाला जिला ये कौन सा बना? जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। चलो बताओ, अभी हाल में बतुकम्मा पुष्प उत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? तो इसका आप आंसर जरूर जानते होंगे, इसका आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना के बतुकम्मा में राज्य पुष्प उत्सव अभी 25 सितंबर को मनाया गया। इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं। इसमें महिलाएं और लड़कियां विशेष रूप से व्यवस्थित फूलों के चारों ओर गाने गाती हैं और नृत्य करती हैं। बतुकम्मा का मतलब होता है देवी माँ जिंदा है। तो बतुकम्मा महोत्सव ये मनाया जाता है तेलंगाना में। अच्छा, वैसे तेलंगाना में और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? एक बोनालू त्योहार ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। अभी मेदाराम जतारा महोत्सव भी तेलंगाना में मनाया गया था। और याद रखना, ये कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और आप जानते हो थाईपुसम त्योहार कहाँ पे मनाते हैं? तमिलनाडु में। आदिपुरम त्योहार ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल की बात करोगे तो ये भी होता है तमिलनाडु में। पर अगर आपसे पूछे कि अट्टुकल पोंगल त्योहार, तो ये केरल में मनाया जाता है। ओणम फेस्टिवल भी आपका केरल में होता है। और केरल में ही त्रिशूर पूरम उत्सव भी मनाया जाता है। अब यहाँ पे गलती ये मत कर देना, त्रिशूर नाम सुनकर के आप कह दो कि ये तो त्रिपुरा में मनाया जाता होगा। नहीं, त्रिशूर पूरम उत्सव ये केरल में होता है। और केरल में ही लगता है मकर विलक्कू त्योहार सबरीमाला के मंदिर में। और मंदिर से आपको याद आएगा कामाख्या देवी का मंदिर। यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? अंबुबाची का मेला लगता है। ये है असम में। असम में वांचुआ महोत्सव भी मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार जो भी न्यूज में बने हुए थे, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया? तो आंसर होगा यूको बैंक। तो अभी यूको बैंक को भारतीय रुपये में व्यापार निपटान के लिए रशिया के गजप्रोम बैंक के साथ एक विशेष वोस्त्रो अकाउंट खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। और इस तरह से भारतीय करेंसी में व्यापार निपटान के लिए आरबीआई से मंजूरी पाने वाला ये पहला बैंक बन गया। तो प्रश्न थोड़ा आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। देखो, यूको बैंक, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलकाता में। और आप जानते हो इसके सीईओ कौन है? सोमा शंकर प्रसाद। इसका टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया न्यूज में था, क्योंकि अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला ये पहला सार्वजनिक बैंक बना था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को इसने लॉन्च किया। और कोटक महिंद्रा बैंक ये आईटी पोर्टल के साथ एकीकृत होने वाला पहला बैंक बना था। तो ये भी याद रखना आप। बढ़ते आगे। चलिए अब बताइए, सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट क्रॉसिंग का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो आंसर होगा लता मंगेशकर चौक। तो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर जी के नाम पे रखा है। इस क्रॉसिंग यानी कि चौराहे पर एक 40 फुट लंबा भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र यानी कि वीणा, जिसका वजन 40 टन है, उसे रखा गया है। और चौराहे का नाम क्या रखा? लता मंगेशकर चौक। लता मंगेशकर जी से दो तीन प्रश्न आप याद रखना कि अभी पहला लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार किसे मिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और लता मंगेशकर जी के नाम पे ही संगीत अकादमी और संग्रहालय कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा इंदौर में। इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कब मिला था? सन 2001 में। और सन 2007 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनको मिला था। और नाम बदलने से याद आएगा आपको कि अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया। और किसके नाम पे रखा गया? भगत सिंह के नाम पे। तुर्की देश था, उसका नाम बदल के तुर्की ये कर दिया। और आप जानते हो कजाकिस्तान की कैपिटल को पहले बदल करके नूर सुल्तान कर दिया गया था, लेकिन अभी फिर से बदल करके उसे अस्ताना कर दिया गया। हमारे राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया। अभी महाराष्ट्र में दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला किया गया। और अभी तेलंगाना सरकार ने नवनिर्मित राज्य सचिवालय परिसर का नाम BR अम्बेडकर के नाम पे रखा। उसी तरह से गुजरात के वडोदरा में जो रेल यूनिवर्सिटी है उसका नाम गति शक्ति यूनिवर्सिटी रखा है। और अभी अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा। उसी तरह से अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है
मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, उसका नाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया था। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पे रखा। अभी कनाडा में एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पे रखा था। तो इसी तरह से ये कुछ नाम बदले गए, ये आपके न्यूज में थे अभी करंट अफेयर्स में, इनको याद रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ अभी सितंबर 2022 में किसने अपनी नई राजनीतिक पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की घोषणा की है? तो बड़ी आसानी से ऑप्शन देख करके आप आंसर पता लगा दोगे। इसका आंसर होगा गुलाम नबी आजाद। तो कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की घोषणा की है। साथ ही पार्टी के झंडे का भी उन्होंने अनावरण कर दिया। ये जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा कांग्रेस से नाता तोड़ने के 1 महीने बाद हुआ है। उन्होंने 2005 से लेकर 2008 तक तत्कालीन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया और अभी नई पार्टी बना डाली। इसको लगा लाला तो लाइफ छिंगा लाला। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी का नाम क्या है? तो आंसर होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। वैसे बताओ वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 8। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि भारत के किस राज्य में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क? तो आंसर होगा हरियाणा। तो हरियाणा के अरावली क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाया जाएगा। ये पार्क गुरुग्राम और नूह जिले के 10,000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ होगा। तो याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ पे बनेगा? हरियाणा में। अच्छा, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क ये कहाँ पे बनेगा, तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। लेकिन आपसे पूछा जाए कि देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क कहाँ पे बनेगा, तो फिर आंसर होगा हैदराबाद में। अभी आपको याद होगा देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क ये कहाँ पे बनाने की घोषणा हुई थी, तो आंसर होगा लखनऊ में। चलो फिर बताओ भारत का पहला टायर पार्क कहाँ पे बना? पश्चिम बंगाल में। और अगर पूछा जाए कि भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पे बना, तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। आप जानते ही हो देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पे बनेगा? लद्दाख में। अगर पूछा जाए भारत का पहला जेंडर पार्क, ये आपको मिलेगा केरल के कोझिकोड में। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये बनेगा नई दिल्ली में। और देश का पहला आर्ट पार्क यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ये बनेगा बंगलुरु में। और आप जानते हो दुनिया का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा मणिपुर में, और उस नेशनल पार्क का नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। किस झील पे? लोकटक झील पे। तो इसके साथ ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है और ये आपको याद भी होने चाहिए। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बताइए हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 40वें स्थान पे। तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 रैंकिंग में भारत 40वें स्थान पर रहा है। भारत 40वें स्थान पर है तो टॉप पे कौन है? टॉप पे है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे अमेरिका है और थर्ड पे स्वीडन है। 2022 में भारत 40वें स्थान पर है, लेकिन 2021 में भारत 46 नंबर पे था। तो आप देखो कि इंप्रूवमेंट हुआ है। तो मतलब इस इंडेक्स से ये पता चलता है कि स्टार्टअप्स के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और नवाचार यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देने में भारत लगातार सुधार कर रहा है। चलो बताओ हाल ही में किसने ऑपरेशन गरुड़ ये शुरू किया? तो आंसर होगा CBI ने। तो अभी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने नशीले पदार्थों की तस्करी को शुरू करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया। तो हिंद महासागर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के लिए और अवैध दवाओं की तस्करी का मुकाबला करने के लिए CBI ने अभी इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ इस अभियान को शुरू किया। तो याद रखना ऑपरेशन गरुड़, इसके द्वारा CBI ड्रग नेटवर्क को टारगेट करना चाहती है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? और एक और प्रश्न सुनो, अभी भांग की खेती को खत्म करने के लिए अभी किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया था? उस राज्य की पुलिस ने यह शुरू किया था, उस राज्य का नाम बताओ। और CBI के बारे में अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था। कब पढ़ा था?
जब सीबीआई ने ऑपरेशन मेघ चक्र अभियान को शुरू किया था तब हमने इसके बारे में पढ़ा था। सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। शुरुआत होती है 1963 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं सुबोध कुमार जायसवाल। एक ऑपरेशन गंगा आप याद रखना, यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया था ऑपरेशन गंगा। और अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। गरुड़ से आपको याद आएगा गरुड़ शक्ति नाम की एक्सरसाइज, बता सकते हो किन किन के बीच होती है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। एक ड्रोन स्टार्टअप है गरुड़ एरोस्पेस, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे महेंद्र सिंह धोनी। और यहां पे एक और प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि IWF जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? तो आंसर होगा हर्षदा शरद गरुड़। तो उनका नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे।